नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर फिर से राष्ट्रपति शासन, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 27 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन न हटाने का आदेश। केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी। पूर्व मंत्री के.एम. मणि समेत कई दिग्गजों ने भरे पर्चे। लोक लुभावन वादों का खुला पिटारा। अरुणाचल के तवांग में भूस्खलन, 16 की मौत, कई लापता। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। विजय माल्या को भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू। ब्रिटेन से जल्द अनुरोध करेगा भारत। पासपोर्ट रद्द करने की भी तैयारी। ओडिशा में गर्मी और लू से अब तक 72 की मौत। केंद्र ने कर्नाटक, पुदुचेरी और अरुणाचल को दिया 842 करोड़ का पैकेज। विपक्ष संसद में उठाएगा मुद्दा। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर दोबारा से राष्ट्रपति शासन लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कल राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र को राष्ट्रपति शासन न हटाने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के राजनीतिक संकट में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये रोक 27 अप्रैल तक के लिए है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 27 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटाए। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी, वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। वही पोजीशन चलेगी जो कल थी या परसों थी, नेमली गवर्नर वाली पोजीशन चलेगी। लेकिन कोर्ट ने उसके साथ एक राइडर और ऐड किया है कि सरकार प्रेसिडेंट रूल रिवोक नहीं करेगी 27 तारीख तक। शीर्ष अदालत ने 26 अप्रैल तक हाईकोर्ट का लिखित फैसला सभी पक्षों को देने को कहा है। इसकी प्रति सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी जाएगी। अदालत ने हरीश रावत और मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला दोनों पक्षों के हित में हुआ है, न कि मेरिट पर। हम भी ये चाहते हैं कि ये मामला मेरिट पर निर्णित हो जाए, जल्दी निर्णित हो जाए, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर जो पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है, उससे डेवलपमेंट राज्य का हैम्पर हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन हटाने और कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश भी दिया था। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर उन्हें शक्ति परीक्षण से अलग रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस फैसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विश्वजीत भट्टाचार्य जी हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया हैं। विश्वजीत, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा कानूनी पहलू कि 24 घंटे के पहले एक फैसला आता है राष्ट्रपति शासन हटाने को लेकर, उसके पीछे जो तर्क थे, तथ्य थे, और जो आज फैसला आया, क्या बड़ा फर्क तथ्यों को लेकर है जिसके चलते आज ये फैसला है? देखिए, कुछ खास फर्क तो नहीं है, क्योंकि अब आज अपील फाइल किया गया। अपील फाइल किया गया और जो उत्तराखंड जो न्यायालय का जो ऑर्डर था वो साइन नहीं हुए थे, तो वो ऑर्डर उच्चतम न्यायालय ने पेश नहीं कर पाए। तो इसीलिए, और आज जो चीफ जस्टिस साहब, सीनियर मोस्ट जज, द सेकंड जज, तीनों आज ऑल इंडिया हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में थे। तो इसीलिए जो चौथा जो उच्चतम न्यायालय के जज है, वो आज चीफ जस्टिस का कोर्ट पे बैठे विद जस्टिस शिव कीर्ति सिंह, और वो बोल दिए ठीक है, हम इसको एबियंस में रख रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल को बोला गया आप दीजिए अंडरटेकिंग कि आप 27 तारीख तक आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल आप रिवोक वगैरह नहीं करेंगे। तो अब तो फैसला जो है अब मेरिट में सुनना है 27 तारीख को। तो ये तो कोई खास बात तो हुआ नहीं आज। असली चीज जो होगा
मेरिट पे जो बहस होगा, देखिए इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच का खंडपीठ ने दिया है, इसका खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने अपील किया गया है, तो वो तो मेरिट पे सुनवाई होगी ही होगी। और जब तक ना मेरिट पे सुनवाई हो, आज उच्चतम न्यायालय ने उसको खाली अबेयंस में रख दिया गया है। तो इसमें कोई खास बात ना इस तरफ हुआ ना उस तरफ हुआ। लेकिन पॉलिटिकल क्योंकि पार्टियां जुड़ी हुई हैं इस पूरे फैसले के साथ, जो तथ्य हैं और जो तर्क हैं, इस जब नैनीताल कोर्ट ने कहा, फैसला दिया, उसके बाद ये कहा गया कि तथ्यों को सही बताया गया था, वो गलत निकले, और जो सरकार ने फैसला लिया था वो गलत था, लोकतंत्र की हत्या थी। लेकिन जब अब फैसला जो आपने कहा कि 27 तक, मैं कहूँ एक तरीके से स्टेटस को मेंटेन किया गया एक तरीके से, वहाँ पर क्या बड़े तथ्य हैं जो इस केस में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्रूशियल होंगे, जो कि नैनीताल हाई कोर्ट में उतने दमदार नहीं थे, या फिर उस पर कुछ आगे? और देखिए कविंद्र जी, बात यह है, नैनीताल ने हाई कोर्ट ने मेरिट पे फैसला दिया है, वो बड़ा स्ट्रांग फैसला है, और वो स्ट्रांग फैसला के खिलाफ अपील फाइल किया गया है। तो अब नेचुरली सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला करेगा, हो सकता है इंटरफेयर करें, हो सकता है इंटरफेयर ना करें। लेकिन अगर आप एसआर बोम्मई का 9 जज का खंडपीठ का जजमेंट आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमेशा यही मेरे ख्याल फैसला किया है कि फ्लोर टेस्ट हो। अब ये फ्लोर टेस्ट में इतना इतराज होने का कोई मामला मेरे हिसाब से, मेरे को जितना कानून आता है, सारे टेस्ट फ्लोर पे ही होते हैं। देखिए ये हमारे कंट्री में ऐसा है, परंपरा चला आ रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 356 का दुरुपयोग हमेशा हुआ है। हर पार्टी पर आरोप लगा है, हर पार्टी पर आरोप लगा है। कांग्रेस ने बहुत किया है, अब बीजेपी कर रहा है। तो ये कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये है संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा। ये कितना दिन हमारा हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी में अगर कोई पावर में आए, कोई सत्ता में आए, वो अपना दिखाए, हमारा पावर है, हम ये करेंगे। अब टाइम आ गया है उच्चतम न्यायालय को एक डिसाइसिव फैसला देना चाहिए, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है, जो सेंटर और स्टेट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, सेंटर होता है, सेंटर में सुप्रीम होता है, लेकिन जो स्टेट्स होते हैं। जी, मैं सर आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हरीश रावत, कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, फोन लाइन पर हैं। हरीश रावत जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि 24 घंटे के अंदर एक अच्छी खबर आपको मिली और आज एक थोड़ी सी बुरी खबर आपके लिहाज से, आपके नज़रिए से जिस तरीके से ये फैसला पहले हुआ और अब हुआ, आगे का रास्ता क्या दिखता है? और जो मेरिट की आप लगातार बात कर रहे हैं, उसमें सबसे क्रूशियल वो विधायक भी हो सकते हैं जिनको लेकर फैसला आना बाकी है। हेलो रावत जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ प्लीज, मैं अभी रावत जी को मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलिए हम लौटेंगे, हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो आपने कहा विश्वजीत जी कि जिस तरीके से पूरा फैसला हुआ, यानी कि संवैधानिक जो एक टूल है उसकी हिफाजत के लिहाज से ये फैसला बेहद अहम होने जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट देगा। और जो आपने कहा कि एक नई नज़ीर के तौर पर हाई कोर्ट के फैसलों को भी आप देखते हैं, यानी आखिरी जो एक विकल्प होता है, तमाम जो कानूनी राय या फिर जब तक केसेस रहे हैं, फ्लोर टेस्ट ही एक आखिरी अस्त्र है इस तरह के मसलों पर। जी हाँ, ये मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। और मेरे हिसाब से हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं वो पढ़ के तो हम नहीं देखे हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जो प्रेस रिपोर्ट में आए हैं, तो हमको ये नहीं लगता कि हाई कोर्ट ने कुछ ज़्यादा गलत किया है। अब कोई गलती किया है या नहीं किया है, वो टेक्निकल गलत किया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको एक्सरे करके देखेगा। लेकिन मेरा जहां तक का पर्सनल, जहां तक का मेरा व्यू है, अनुभव है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला से इंटरफेयर करने का चांस
मेरे को तो कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए, देखिए, एक परंपरा अगर ऐसा बन गया, कोई अगर सेंटर में आ गया पावर में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप ऐसा अगर धक्का मार के अगर आप हटा देंगे, तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर में, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। बीजेपी मुद्दा में है 2019 तक। 2019 तक बाद हो जाए, तख्ता पलट जाए, हो जाए और कोई आ जाए। आप कह रहे हैं कि ऐसी गलत परंपरा ऐसा गलत परंपरा के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। उनको अभी एक ऐसा दिशा दिखाना चाहिए। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लियर कट एसआर बोम्मई का जजमेंट है, और अगर एसआर बोम्मई का जजमेंट है तो वो फॉलो करना चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं भट्टाचार्य साहब कि इस तरह के फैसले, यानी कि मैं नैनीताल कोर्ट की अगर बात करूं, अदालत की जो उन्होंने टिप्पणियां की, जो फैसले की, कुछ लोग ये कहते हैं खासतौर पर कि ये एक तरीके से जो संवैधानिक सेंटर्स हैं उनके बीच टकराव भी जन्म दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के किसी फैसले की कोर्ट समीक्षा करता है, वो भले ही आंशिक हो, पार्शियल हो। देखिए, ये एसआर बोम्मई बहुत क्लियरली बोला है, अगर गवर्नर साहब का रिकमेंडेशन उसमें अगर कोई लीगल फ्लॉ है तो वो लीगल फ्लॉ कंटिन्यू करता है, और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यूनियन कैबिनेट भी एड एंड एडवाइस राष्ट्रपति जी को करते हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रपति जी का डिस्क्रिशन बहुत कम है। वो ज्यादा से ज्यादा एक बार बोल देंगे, भाई एक बार और देखो, लेकिन सेकंड ऑप्शन उनका है नहीं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी को यहाँ पे को रोल बड़ा लिमिटेड है। यहाँ पे असली रोल है स्टेट का गवर्नर का और यूनियन कैबिनेट का। गवर्नर साहब को देखिए, ऐसा है कि जो भी पावर में आता है हमारे कंट्री में, गवर्नर को पॉलिटिकल पॉन्स लोग यूज करते हैं। और इसी तरह की टिप्पणी जो है, तल्ख टिप्पणी मैं कहूं कि कोर्ट को की गई है। बहुत शुक्रिया विश्वजीत साहब इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तकनीकी पहलुओं को सामने रखने के लिए। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। कलम गवाह है में इस बार मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हरिजय सिंह के साथ। राजीव गांधी को जीन्स से कुर्ते पैजामे में ट्रांसफॉर्म क्लोजली देखा। 45 मिनट्स ऑफ द रिकॉर्ड ये मुझसे बातचीत की। फ्री मूवमेंट हो, एंट्री परमिट, एग्जिट परमिट टू बिगिन विद। बाद में जब ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा तो ये भी खत्म कर दिया कि एग्जिट परमिट और परमिट। कलम गवाह है श्रेष्ठ संपादकों से संवाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। इनमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हैं। इसके अलावा पत्रकार स्वप्नदास गुप्ता, अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव, अभिनेता सुरेश गोपी और बॉक्सर मैरी कॉम को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में आज से चुनावी रंग गहरा हो गया। चुनाव आयोग ने आज तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। तीनों प्रदेशों में नामांकन भरने का काम शुरू हो गया। सुबह 11 बजे के बाद नामांकन का सिलसिला शुरू हुआ और ये 29 अप्रैल तक चलता रहेगा। तीनों राज्यों में 23 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 2 मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। सभी 3 राज्यों में एक ही दौर में 16 मई को मतदान है, जबकि असम और पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों के नतीजे एक साथ 19 मई को घोषित होंगे। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों, केरल की 140 और पुदुचेरी की 60 सीटों के लिए अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।
तमिलनाडु में 5 करोड़ 60 लाख वोटर हैं। इसी तरह केरल में 2 करोड़ 56,27,620, पुदुचेरी में 9,48,717 है। तमिलनाडु में वोटिंग के लिए 65,000, पुदुचेरी में 930 पोलिंग बूथ हैं। तीनों राज्यों में आज से प्रचार का सिलसिला भी तेज हो गया। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब पार्टियों ने रैलियां और जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिए। अधिसूचना जारी होने के साथ ही तमिलनाडु में चुनावी रंग जोर पकड़ने लगा है। मुख्य मुकाबला मौजूदा मुख्यमंत्री जे जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके, डीएमके कांग्रेस गठबंधन और पीडब्ल्यूएफ के बीच है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 16 मई को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन वादों के जरिए वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी हैं। शराबबंदी और पेट्रोल के दामों को सीमित करने पर पार्टियों का खासा जोर है। एआईएडीएमके पूर्ण शराबबंदी की बात कह रही है। मुख्यमंत्री जयललिता के मुताबिक पहले शराब बेचने वाली दुकानों के खुलने का समय कम किया जाएगा और फिर उनकी तादाद घटाई जाएगी। वहीं डीएमके भी घोषणा पत्र में राज्य में पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ लोकायुक्त के गठन का वादा कर रही है। पार्टी किसानों को स्मार्टफोन, कर्ज माफ करने के साथ ही शहरी इलाकों में बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों, कोर्ट परिसरों, अस्पतालों और पुस्तकालयों में वाईफाई सेवा देने का वादा कर रही है। छात्रों को 3G और 4G सुविधायुक्त लैपटॉप और टैबलेट देने का भी वादा है। राज्य में अलग अलग सिंचाई मंत्रालय, 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की भी बात कही गई है। Every manifesto, whenever it will come to the public, the manifesto of the DMK is the hero. Hero, that means main feature in the every manifesto during the last election, this election is the salient features of the manifesto is very important. बीजेपी ने भी राज्य में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में विकास से लेकर रोजगार तक कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। खास बात राज्यों में बैलों के खेल जल्लीकट्टू का आयोजन है। किसानों के सभी ऋणों की माफी के साथ ही गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने का वादा किया गया है। इसके अलावा कृषि के लिए अलग से बजट और लोकायुक्त के गठन का भी ऐलान किया गया है। साथ ही पार्टी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात कही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उद्योगपति विजय माल्या को कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि माल्या के निलंबित पासपोर्ट को जल्द ही रद्द किया जाएगा। पासपोर्ट रद्द करने के बाद उसे भारत लाने के लिए ब्रिटेन से औपचारिक निवेदन भी किया जाएगा और सरकार इसके लिए कानूनी सलाह ले रही है। पासपोर्ट रद्द होने के बाद माल्या भारतीय नागरिक के रूप में ब्रिटेन में रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं IDBI कर्ज धोखाधड़ी मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। Basically, they have now written to us that there is a non-bailable warrant issued against Sri Mallya, and on the basis of that non-bailable warrant, that MEA should consider initiating steps for the deportation of Sri Mallya. So the two things will happen separately. I mean, there is the issue of the revocation of his passport, and there is also the issue of his deportation. पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। तवांग जिले में हुए भूस्खलन ने 16 लोगों की जान ली, जबकि कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव के काम में तेजी लाने के लिए NDRF की टीमों को भी लगाया गया है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के फामला गांव की हैं। मूसलाधार बारिश और उसके बाद हुए भूस्खलन की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हैं। मरने वालों में ज्यादातर मजदूर हैं जो पड़ोसी राज्यों से यहां काम करने आए थे। भूस्खलन से इलाके की रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री काली खोपुल ने हादसे की रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात सूखे और जल संकट की। ओडिशा में भीषण गर्मी से अब तक 72 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य में 30 में से आधे जिलों में इस समय जानलेवा लू चल रही है।
कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। टीटलागढ़ में आज पारा 47.5 डिग्री तक पहुंच गया। सोनेपुर में ये 46.3 डिग्री था। वहीं बोलगीर और सुंदरगढ़ में 46 डिग्री। राज्य के अगले कुछ दिनों तक गर्म हवाओं से निजात मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती है। अभी काफी मॉइस्चर रह रहा है 40 to 45% लोअर पार्ट में, এবং टेम्परेचर भी राइज कर रहा है। इसका प्रभाव से यदि कई एक दो जगह में कहां पर हल्का सा बारिश हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर कमाने का सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट 5 डेज तक सीवियर हीट वेव का वार्निंग रखा है। जो काल के लिए सीवियर हीट वेव रखा है, लेकिन परसों से हीट वेव वार्निंग किया है उड़ीसा में। केंद्र सरकार ने कर्नाटक, पुदुचेरी और अरुणाचल प्रदेश को बाढ़ और सूखा राहत के लिए 842.7 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। इसमें से 723 करोड़ 23 लाख कर्नाटक को, 35 करोड़ 14 लाख रुपए पुदुचेरी को और 84 करोड़ 33 लाख रुपए अरुणाचल को मिलेंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और गृह सचिव राजीव महर्षि भी मौजूद थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 10 राज्य सूखा पीड़ित घोषित किए गए हैं। केंद्र की ओर से अब तक करीब 10,000 करोड़ रुपए इन राज्यों को दिए जा चुके हैं। विपक्षी पार्टियां देश में सूखे की स्थिति के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी में। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। मराठवाड़ा में प्रशासन जल संकट से निपटने में काफी चुस्ती का दावा कर रहा है। करीब 3,000 टैंकर 8 जिलों की प्यास बुझाने में लगे हैं। बावजूद इसके लोगों को पानी के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पेश है हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। रात के 10 बजे हैं, लेकिन औरतें पानी की तलाश में चक्कर काट रही हैं। यह नजारा है बीड़ के अंबा जोगाई के संत कबीर नगर मोहल्ले का। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली ये औरतें मीलों का रास्ता तय करने को मजबूर हैं। इसी इलाके में मराठवाड़ा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे का घर है। टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग इसके बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के वास्ते, और दर घूमते हैं तो भी फिर हमको पानी कोई देता नहीं। हर एक घर को हम पहुंचते हैं पानी दो, लेकिन कोई एक घड़ा भर के नहीं देता है साफ पानी। वैसे तो मराठवाड़ा में प्रशासन ने जल संकट से निपटने के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं। टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन यह विशाल आबादी के लिए नाकाफी है और यहाँ लोगों की दिनचर्या बदलने के साथ ही साथ खासतौर पर औरतों और बच्चों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नजारा केवल बीड़ का नहीं है, मराठवाड़ा के तमाम इलाकों में पानी ने गरीबों की दिनचर्या बदल दी है। सबसे बुरी हालत उन महिलाओं की है जिन्हें दिन भर कड़ी मजदूरी के बाद बूंद बूंद के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बच्चे भी स्कूल छोड़ लाइनों में लगने को विवश हैं और यही हालत बुजुर्गों की भी है। आज ये हमेशा यहाँ 8 दिन को, 10 दिन को, 11 दिन को एक बार ही टैंकर आता है ना। आता है तो गंदा पानी आता है। हम गरीबी लोग है। अभी कौन बोलता है ये करो वो करो, बाद में दवाखाने में जाने का पैसा कहाँ से लाने का? बताओ हम लोग को, तुम क्या करने का हम लोग ने। शहर और देहात के आसपास के अधिकतर जल स्रोत सूख चुके हैं। जहां कुछ पानी आ भी रहा है तो वो भी प्रदूषित है। हालांकि बीड़ का जिला प्रशासन राहत पहुंचाने के लिए मुस्तैदी से जुटा है, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि प्रशासनिक प्रयास नाकाफी हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, मराठवाड़ा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्चे कुएं से पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे। हादसे के फौरन बाद बच्चों को निकालने की कोशिश हुई, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। इलाका इस वक्त सूखे की चपेट में। एक महीने तक चलने वाले सिंहस्थ कुंभ की आज से शुरुआत हो गई। 12 साल बाद हो रहे इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही स्नान के साथ सिंहस्थ कुंभ का शुभारंभ हो गया।
पहले शाही स्नान के दौरान शिप्रा नदी में अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। सिंहस्थ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुंभ की अपनी महिमा है। ऋषि मुनि हिमालय से पधारते हैं और इस विशेष मुहूर्त का अनंत गुना लाभ मिलता है। और जिस तरह से प्रकृति बदल रही है तो सिंहस्थ का लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। वहीं आम लोगों के साथ साथ विदेशों से आए लोग भी भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। Same feeling, very good feeling. Meeting family, very good time. Hare Hare Mahadev. इस बार किन्नरों का भी अलग अखाड़ा है। शाही स्नान से पहले उज्जैन में भव्य जुलूस निकाला गया, जहां इस कुंभ में आए लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के अलावा जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। सिंहस्थ कुंभ 21 मई तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई को बलिया में उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। इस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये राज्य हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। नामांकन पत्र 29 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं और 30 अप्रैल को इनकी जांच होगी। 16 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 19 मई। महाराष्ट्र से आईपीएल मैच बाहर कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। इस पर 25 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन पर लगे घूसखोरी के आरोपों पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस ने इमरान हुसैन पर बलीमारान में अवैध निर्माण के लिए 30 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 307.25 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार के आंकड़े जारी किए गए। 15 अप्रैल को खत्म सप्ताह में इसमें 15.74 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी की। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को जज की नजरबंदी के मामले में पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट को फर्जी बताया, जिसके आधार पर पेशी से छूट मांगी गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 2 अरब रुपए की निजी संपत्ति के साथ देश के सबसे दौलतमंद नेता बन गए हैं। महज 4 साल में उनकी संपत्ति में करीब 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ब्राजील रियो ओलंपिक के लिए ओलंपिक मशाल प्रज्वलित कर दी गई है। इसी के साथ रियो ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये मशाल अंतर्राष्ट्रीय रिले में कई धावकों के हाथों से गुजरी। भारतीय स्नूकर पंकज अडवाणी ने कतर के दोहा में खेली जा रही एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2016 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अडवाणी ने सीरियाई खिलाड़ी करम फातिमा के खिलाफ आसानी से 5-0 से जीत दर्ज की। पर्यावरण को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम पृथ्वी के लिए पेड़ रखी गई है। अगले 5 वर्षों में 8 अरब पेड़ लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वो प्रदूषण मुक्ति के लिए मिलकर काम करें। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।